एक आदमी जो अपने भाई की खोज में एक ऐसी रहस्यमय दुनिया में प्रवेश कर जाता है जहां पर आज से पहले जो कोई भी गया कभी नहीं लौटा। लेकिन क्या वो अपने भाई को खोज पाएगा, चलिए जानते हैं। एक आदमी जिसके पीछे डायनासोर पड़ा हुआ है और अभी वो एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां से चारों ओर ज्वालामुखी ही दिखाई दे रहे, जिसे बचने के चक्कर में वो जाकर एक लावा से भरी दरार में गिर गया। तभी दूसरी ओर एक आदमी की आंख खुल गई जिसका नाम है ट्रेवर, जो कि एक प्रोफेसर है। लेकिन जब आज वो अपनी क्लास को पूरा करके लैब में गया तो वहां उसे बताया गया कि अब ये लैब बंद होने वाली है, क्योंकि कहीं से कोई फंड का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है इसको चलाने के लिए। दरअसल दोस्तों, ये लैब ट्रेवर के भाई मैक्स ने खोली थी, उसी के नाम पर ये थी, इसीलिए वो ये नहीं चाहता कि ये बंद हो। जिसके लिए वो उस आदमी से कहता है कि तुम थोड़ी देर इंतजार करो, बस मेरी रिसर्च का रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका कहना है कि उसका भाई तो पिछले 10 सालों से न जाने कहाँ गायब है, इसीलिए वो इस उम्मीद को छोड़ दे कि ये लैब और दिन चलेगी। उसकी ये बात ट्रेवर को बहुत बुरी लगती है, इसीलिए वो चुपचाप घर को आ गया। इतने में डोर बेल बजी। खोलने पर पता लगा कि मैक्स की वाइफ अलीना 7 दिन के लिए कहीं जा रही है, इसीलिए वो अपने बेटे यानी कि ओलिव को यहीं पर उसके पास छोड़कर जा रही है ताकि वो उसका ख्याल रखे। अब इसके बाद उसने कुछ देर ओलिव से बात की, फिर उसके पिता की कुछ चीजों को देखने लगा, जिसमें उसे एक किताब मिली जिसका नाम था सेंटर ऑफ अर्थ। उसके अंदर मैक्स के लिखे हुए कुछ नोट भी थे। उसी में से उसे 3 जगहों के नाम दिखते, जो थे मंगोलिया, बोलोविया और आखिर में हवाई। ये तीनों को देखकर ट्रेवर को कुछ अचानक से याद आता है। वो फौरन लैब की ओर भागा और इन तीनों जगहों के वेदर को चेक किया, जो एग्जैक्ट सेम थे। दरअसल उस किताब में मैक्स ने इन जगहों के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए थे उसके गायब होने से पहले, क्योंकि उसकी रिसर्च के मुताबिक इन तीनों जगहों पर ढेर सारे वोल्केनो हैं, जिसके नीचे एक ट्यूब होती है। और उस किताब के मुताबिक अगर उस ट्यूब के अंदर कोई चला गया तो वो उसके रास्ते से एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएगा जहां पर सब कुछ एकदम नया और रहस्यमयी होगा। ट्रेवर भी इसी सब्जेक्ट को लेकर कॉलेज में पढ़ाता है और इसीलिए उसे अच्छी खासी जानकारी होती है। इतने में उसे कंप्यूटर में एक और जगह दिखती है, वहां का भी तापमान सेम था। इस जगह का नाम होता है आइसलैंड। वहां का एक ज्वालामुखी के पास भी सेम वेदर था जिस बारे में मैक्स ने किताब में लिखा था। और ट्रेवर को लगता है कि जिस वोल्केनिक पाइप की तलाश में वो इतने सालों से था, वो जरूर आइसलैंड के वोल्केनो के नीचे होगी, क्योंकि ऐसा सेम वेदर 10 सालों में एक बार ही आता है, जैसा कि उस किताब में साफ साफ लिखा था। पर वो किताब एक फिक्शनल स्टोरी है, जो चीज ट्रेवर जानता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि उसका भाई भी जरूर उसी जगह गया होगा उस चीज की खोज में, लेकिन वो वहीं कहीं खो गया। अगर वो वहां गया तो उसे ढूंढने में कामयाब हो गया तो उसके दोनों काम हो जाएंगे। पर ये सिर्फ कहने वाली बात थी, क्योंकि वहां जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन ट्रेवर ने अब जिद मान ली है। उनकी बातें सुन ओलिव भी जिद पर आ गया, उसे भी जाना है क्योंकि उससे ज्यादा अपने पिता की जरूरत है। पर ट्रेवर नहीं मानता, इसीलिए आखिर में ना चाहकर भी उसे जाना ही पड़ा। अब फ्लाइट में जब वो उस किताब को पढ़ रहा था तो उसमें उसे मैक्स द्वारा लिखा एक प्रोफेसर का नाम मिलता है, जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। तो ओलिव गूगल करता है, उसके बारे में पता लगाता है, जिसे हमें जान पाते हैं कि ये प्रोफेसर उस किताब के बहुत बड़े फैन थे और उन्हें पूरा यकीन था कि धरती के कोर में एक ऐसी दुनिया है जो आज तक किसी इंसान ने नहीं देखी, लेकिन वो देख कर रहेंगे। इसीलिए उन्होंने एक इंस्टीट्यूट भी बनाया जहां पर उनकी रिसर्च होती है। ट्रेवर को लगता है कि उसका भाई भी जरूर आइसलैंड जाने से पहले इनसे मिलकर गया होगा और इसीलिए लैंड करने के बाद वो सीधा ही इंस्टीट्यूट पर पहुंचता है। लेकिन वहां प्रोफेसर तो नहीं मिले, लेकिन हाँ उनकी बेटी हैना जरूर मिल गई, जिसने बताया कि उसके पिता की मौत 4 साल पहले हो गई। अब जब उसे पता लगा कि ट्रेवर उसी किताब के सिलसिले में यहाँ आया है तो उसने उसे अंदर बुलाया और बताया कि वो असल में एक मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ सच्चाई में नहीं है जैसा कि उस किताब में लिखा हुआ है। लेकिन मेरे पिता और उनके कुछ दोस्तों को लगा कि पृथ्वी के नीचे भी एक अलग दुनिया है, जिसकी खोज में उन्होंने इस इंस्टीट्यूट को खोला और पूरी उम्र लगा देने के बाद भी उन्हें वो हासिल नहीं हुआ सिवाय मौत के। ये सारी बातें सुन ट्रेवर को लगता है कि अगर यही सच है तो फिर मैक्स वहां गया ही क्यों। लेकिन अब वो इतनी दूर आया है तो वहां जाकर रहेगा। वो उसे कहता है कि मैं उस जगह जाकर देखना चाहता हूँ, जिसके लिए हैना भी उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है। लेकिन उसने कहा कि वो एक माउंटेन गाइडर है और हर घंटे का चार्ज करती, और इसीलिए काम हो जाने के बाद उसे पे करना होगा। ट्रेवर मान गया और इसके बाद वो इन्हें लेकर एक माउंटेन पर गई, जिसकी चढ़ाई काफी खतरनाक थी। लेकिन फिर भी ये तीनों वहां तक पहुंच गए जहां पर एक एंटीना लगा हुआ था, जिसको ट्रेवर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मौसम खराब होने लगा, बिजली कड़कने लगी, जिससे कि हैना और ओलिव तो पास के ये केव में चले गए। लेकिन ट्रेवर उस एंटीना को निकालने में लगा रहा। कुछ ही देर में कामयाब भी हो गया, पर अंत में बिजली उसी एंटीना पर जा गिरी, जिससे वो टूट गया। ट्रेवर ने खुद की जान बचाने के लिए उसी केव में छलांग मार दी, जिससे वो बच गया। लेकिन अब उस केव के बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका है।
ये जिस जगह पर फंसी हुए वहां ना कोई नेटवर्क है, ना ही किसी प्रकार का कोई सैटेलाइट फोन, जिससे कि ओलिव घबराना शुरू कर देता है। लेकिन हैना उसे शांत कराती है, इन्हें बताती है यहाँ से नीचे एक सालों से बंद पड़ी हुई माइन है, अगर हम वहां तक पहुंच गए तो शायद कोई रास्ता हमें मिल सके। अब ट्रेवर को इस जगह के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो हैना पर भरोसा करने को राजी हो जाता है, ओलिव को भी कन्विंस कर लेता है। जिसके बाद ये लोग अब धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन तभी अचानक से इनके सामने एक बड़ा सा होल आता है, जिसमें ट्रेवर गिरने ही वाला था कि लेकिन अहम मौके पर हैना उसे पकड़ लेती है, जिससे उसकी जान बच गई। इसके बाद उसने उसे बहुत सुना और कहा कि अपनी आंखें खोल कर चले, क्योंकि जिस जगह पर वो खड़ा है वो अभी बेहद ही खतरनाक है। अब वहां पर कुछ देर बिताने के बाद हैना ने बताया कि उन्हें रस्सी से नीचे उतरना होगा, क्योंकि वो माइन नीचे है, इसीलिए सभी अब धीरे धीरे करके नीचे जाने लगते। जहां पर वो पहुंचते हैं तो हैना को एक पुराना जनरेटर मिलता है, जिसे चालू करने पर उनके सामने एक पूरी माइन का सेटअप आ गया, जो कि शायद पहले यूज की जाती होगी लेकिन अब बंद है। वहां पर काफी सारे ट्रैक भी हैं जिस पर ट्रॉलीज रखी हुई है, जिन्हें देखकर हैना ने कहा कि हमें इनमें से एक को चुनना होगा, वही हमें आगे की ओर लेकर जाएगी। अब किसी को ये नहीं पता कि जिस ट्रॉली पर वो बैठेंगे वो उन्हें लेकर कहाँ जाएगी, जिससे सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। पर ये करना ही है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो ये दफन होकर खत्म हो जाएंगे। हैना अब स्टीयरिंग को संभालती है और फिर उस ट्रॉली को आगे लेकर जाती है, पर वो ट्रैक बहुत ही ज्यादा पुरानी है, जिसके कारण इन्हें काफी झटकों का सामना करना पड़ता है। एक बारी तो उन्हें अपने सामने वो ट्रैक टूटा हुआ भी मिलता है, पर हैना स्पीड को बढ़ा देती है, जिससे वो ट्रॉली जम करके उस साइड चली गई। लेकिन उसके बाद ये तीनों अलग अलग हो गए। कुछ ही देर बाद ये तीनों का मिलन हो गया, पर इन्हें वहां कुछ ऐसा मिला जिससे कि इन्हें उम्मीद नहीं थी। दरअसल ये अभी जिस जगह पर खड़े हैं वहां इनके चारों ओर बस डायमंड ही चिपके हुए हैं, जिसको देखकर ट्रेवर ने कहा कि वो अभी कोर के बहुत नजदीक है, क्योंकि ऐसा कुछ वहीं देखने को मिलता है। लेकिन अभी हम जहां पर खड़े हैं वो जगह बहुत ही सक्रिय है, इसलिए कोई भी अपनी जगह से हिलना मत। लेकिन इतना कहने के अगले पल ही ओलिवर के बैग से एक डायमंड नीचे गिर जाता है, जो उसने इकट्ठा किए थे, जिसके कारण वहां पर एक दरार बन गई और फिर देखते ही देखते वो जगह पूरी तरह से बिखर गई। फिर क्या था, ये लोग वहां से सीधा एकदम नीचे जाने लगे, लेकिन यह गहराई इतनी ज्यादा थी कि बीच में ये तीनों आपस में बातें भी कर लेते। जिस दौरान हैना ट्रेवर से पूछती है कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं, तो उसने बताया कि ये वही ट्यूब है जो कि वोल्केनो के नीचे से होती है, और अभी इस कोर में हम जा रहे हैं। जो सुन हैना ने कहा कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम पहुंचने वाले। तो उसने बताया कि जब हमारे ऊपर कुछ पानी की बूंदें आने लगेंगी तब एहसास हो जाएगा कि हम नजदीक हैं, जो कुछ पलों में होने भी लगता है। फिर अचानक से ये सभी एक तालाब में गिर गए। अब जब वो उसे बाहर आए तो हैना ने कहा कि हम यहाँ तो आ गए, लेकिन अब यहाँ से ऊपर कैसे जाएंगे। और इतने में इनके सामने कुछ बर्ड्स का ग्रुप आ जाता है, जो बेहद ही खूबसूरत और ऐसा कुछ उन्होंने पहली बार देखा था। उनमें से एक बर्ड ओलिवर के पास आकर खेलने लगती है। तब ये देखती है कि वो सभी एक गुफा की ओर जा रहे हैं। इन्होंने उसके पीछे जाने का डिसाइड किया, और जब वो वहां पहुंचे तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो एक अलग दुनिया थी जहां पर सब कुछ बेहद ही खूबसूरत, और इस खूबसूरती को देखकर किसी को यकीन नहीं हो रहा है। पर ट्रेवर को ऐसा कुछ दिखेगा उसे पहले से पता था, क्योंकि उसने उस किताब में इन चीजों के बारे में पढ़ रखा था। यहाँ तक कि उसे तो ये भी पता था कि यहाँ के पेड़ कैसे दिखते, जिसका जिक्र उस किताब में था। लेकिन अब यहाँ ये आ तो गए, लेकिन अब अगला कदम क्या होगा। अब थोड़ी देर वहां रुकने के बाद ये लोग वहां से थोड़ा आगे जाते तो वहां उन्हें एक ट्री हाउस मिला, जिसके अंदर जाने पर वहां उन्हें कुछ पुरानी किताबें मिलती, कुछ ऐसे सामान जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते, जिन्हें देखकर ट्रैवल को लगा कि शायद यहाँ पर पहले कोई रहता होगा। इनमें से उसके हाथ एक किताब लगी, जिसकी हैंडराइटिंग थोड़ी मिलती जुलती लग रही थी। दरअसल ये किताब मैक्स की थी। जी हाँ, उसका भाई जो यहाँ पर रहता था, क्योंकि बाहर हैना को उसकी लाश भी जो मिल गई थी। अब ट्रेवर को अपने भाई के जाने का बहुत ही ज्यादा गम सता रहा है, पर उससे ज्यादा ओलिव को बुरा लगा, क्योंकि उसके पिता जो गए थे। इसीलिए ट्रेवर ने उस किताब में से कुछ वर्ड उसे पढ़कर सुनाया, जो कि खुद मैक्स ने अपने बेटे के लिए लिखे थे। जब वो उसे मिस करता था, अपने डैड के जाने का दर्द उसे बहुत ज्यादा अफसोस दे रहा है, क्योंकि अभी तक उसे यही लग रहा था कि वो जिंदा है। लेकिन आज वो सच उसके सामने आ ही गया। मैक्स की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे के साथ 14वां जन्मदिन मनाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। उसके आखिरी शब्द थे जो सुनोला भी बहुत रोता है। ट्रेवर उसे गले से लगा लेता है। दिन ये लोग अब यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते, जो कि मैक्स ने उस जर्नल में लिखा था। लेकिन कभी वो खुद उस जगह तक नहीं जा सका, क्योंकि वो अकेले इतनी जल्दी सब कुछ कर नहीं सकता। दरअसल इनके पास अब 48 घंटे बचे हुए हैं, क्योंकि उसके बाद यहाँ का तापमान बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। इतना बढ़ेगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर इन्हें यहाँ से वापस जाना है तो पहले तो इस समुंदर को पार करना होगा। उस साइड जाना होगा जहाँ पर इन्हें एक गर्म पानी का झरना मिलेगा,
जो कि ऊपर की ओर बहता है, जो इनकी मदद कर सकता है वापस पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में। इतना सब कुछ जानने के बाद ये एक राफ्ट को तैयार करते हैं जिसमें तीनों ही हाथ बटाते। क्योंकि समय बहुत कम है इसीलिए जल्दी से इन्होंने उस राफ्ट को तैयार कर लिया, पर अब तापमान बढ़ने लगा है जिसका आसार इन पर भी दिख रहा है। इसीलिए उन्होंने फौरन अपनी कश्ती को पानी में उतारा और वहां से लेकर निकल गए। पर यह सफर इतना भी आसान नहीं है क्योंकि समुद्र में इन पर कई प्रकार के अजीब अजीब किस्म की मछलियां हमला करती हैं। ऊपर से समुद्र की लहरें किसी भी समय इनकी कश्ती को डुबा सकती, लेकिन इससे पहले वो उन सभी से बचते एक बड़ा सा कोई क्रिएचर आकर उन सभी छोटी मछलियों को खाने लगता है। तो वही तूफान भी इनके सामने खड़ा था जिसमें इनकी कश्ती का वो पर्दा उड़ने लगता है जिसको ओलिव ने खुद अपने हाथों से पकड़ा था। हालांकि ट्रेवर ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन वो नहीं माना, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। वो उसी पर्दे के साथ उड़ गया। ट्रेवर ने बहुत कोशिश की कि वो रुक जाए, लेकिन वो उसे रोक ना सका। अब जब ओलिव को होश आया तो उसने खुद को किनारे पर पाया जहां वो चिड़िया उसके पास ही घूम रही थी, जो उसे शुरुआत में मिली थी। ऐसा लग रहा है जैसे मानो वो उसे कहीं ले जाने की कोशिश कर रही हो। ओलिवर उसी का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। बीच में उसे कई सारे ऐसे रास्ते मिलते हैं जो कि बेहद ही खतरनाक थे, लेकिन फिर भी वो उसे पार कर लेता है। तो वहीं ट्रेवर अब ओलिव को खोना नहीं चाहता। पहले उसने अपने भाई को खो दिया, इसीलिए वो हैना से कहता है कि उन्हें अब उसे ढूंढना होगा। पर इतने में ही उनके ऊपर कुछ अजीब से पेड़ हमला कर देते हैं जो कि इंसानों को खाते हैं। लेकिन ट्रेवर हैना को उनसे दूर करता और फिर वहां से आगे बढ़ता। कुछ दूर जाने पर उन्हें वो जगह मिल जाती है जहां से वो झरना करीब में ही था, लेकिन यहाँ ट्रेवर तो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल उसे लग रहा है कि अब तक ओलिव यहाँ तक पहुंच गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि ओलिव तो अभी किसी मैदान में है जहां पर डायनासोर के कंकाल पड़े हुए, वो भी कई सारे। इसीलिए ट्रेवर हैना को वहीं रुकने को कहता है, खुद उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। वहीं ओलिवर को अब कहीं से कुछ आवाजें आ रही थी जिससे कि उसके अंदर डर पैदा हो रहा था। दरअसल ये एक डायनासोर था जो कि उसी के ऊपर है और अब उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। उसे बचने के लिए वो एक गुफा में घुसा और तेज तेज चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ। जो चीज दूसरी ओर खड़ा ट्रेवर सुन लेता और फौरन उसकी ओर भागता, लेकिन वहां वो डायनासोर अब भी उसे खाने ही वाला था। इतने में ट्रेवर आकर उसे बाहर निकाल लेता और लेकर भागने लगा, लेकिन अभी भी वो डायनासोर उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। ट्रेवर ने अपना दिमाग लगाया और उसे बड़ी ही चालाकी से एक नरम सतह के ऊपर लाकर नीचे गिरा दिया, जिसके बाद दोनों ही नदी किनारे पहुंचते हैं जहां पर हैना एक स्कल की बोर्ड बनाकर लाई थी, जिस पर बैठकर ये लोग आगे की ओर जाते हैं। लेकिन तभी धीरे धीरे करके पानी कम होने लगा। तभी इनकी बोट जाकर एक होल में फंस जाती है जिसके नीचे ढेर सारा लावा इकट्ठा था, लेकिन कहीं भी आसपास पानी नहीं था, जिसके कारण अब ये ऊपर नहीं जा सकता। पर तभी ट्रेवर नोटिस करता है कि वहां के पत्थरों पर मैग्नीशियम लगा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये हल्की सी आग से ही काम बन जाएगा। उसने एक फ्लेयर को वहां पर मारा जिससे कि वहां पर एक धमाका हुआ और जो पानी उसमें जमा था वो सीधा जाकर लावा में गिरने लगा, जिससे एक स्टीम जनरेट हुई, जिससे कि एक वोल्केनो एरप्शन हुआ और इनकी बोट तेजी से ऊपर जाने लगी। इन्हें अब खुला आसमान दिखने लगा और कुछ ही सेकंड में ये उस वोल्केनो से बाहर आ गए। जैसे कि लावा आता है, ये तीनों ही असल में इटली में लैंड किए थे। जी हाँ, आइसलैंड से सीधा इटली में। लेकिन जहां पर ये लैंड किए उस आदमी का घर टूट जाता है। वो बाहर आकर इन पर बहुत चिल्लाता है तो ओलिवर उसे एक डायमंड निकाल कर देता है जो कि उसने ढेर सारे कलेक्ट किए थे। उस आदमी की तो चांदी हो जाती है। खैर अब ये लोग वापस अमेरिका आते हैं, जिसके बाद ट्रेवर उस लैब की फंडिंग कर देता है। कहानी के आखिर सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो बर्ड ओलिवर के साथ यहाँ आ गई, जिसे देखकर सभी बहुत खुश थे। तभी उस दौरान ट्रेवर ओलिवर को मैक्स की दूसरी किताब देता है जिसका नाम था द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिक, यानी कि इस कहानी का दूसरा पार्ट। वह इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।